बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रोज़ी वॉइस चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ जो बेल आइकन है इसको भी क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। मेरी कुंवारी नंद बहुत नेक और परहेजगार थी। वो जिस भी शादीशुदा औरत को शोहर के दांत के नीचे रखने के लिए इलायची देती तो उसका शोहर उसका गुलाम बन जाता। दूर दूर से उसके पास औरतें आती। मुझे नंद पर शक था कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक दिन राज जानने के लिए चुपके से नंद के कमरे से एक इलायची चुरा कर ले आई और खुद ही खा ली। तो मैं गहरी नींद सो गई, लेकिन जब सुबह आंख खोली तो पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरा नाम समरीन है। मैं जिस घराने में ब्याह कर आई वहाँ फकत एक नंद और शोहर ही रहता था। मेरी सास का चंद माह पहले ही इंतकाल हो गया था, इसलिए मेरे शोहर ने शादी करने में जल्दी की क्योंकि उसकी कंवारी बहन घर में अकेली रहती थी। मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरी ससुराली फैमिली बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं थी। मेरी कोई बहन नहीं थी, तो मुझे इस बात की भी खुशी थी कि चलो अपनी नंद को बहनों जैसा प्यार और मान दूंगी। बेटियां जितनी देर भी अपने वालिदैन के घर रह लें, आखिर में उन्हें ससुराल जाना ही पड़ता है। मैं बहुत मुतमईन थी क्योंकि शादी के पहले ही दिनों से मेरी आसफ के साथ बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी। वो बहुत सुलझे हुए इंसान थे, मेरा बहुत ख्याल भी रखते थे। मगर मैं अपनी नंद अलीना की वजह से बहुत मुतफिक्र थी, क्योंकि मैंने गौर किया था कि शादी की रात वो मुझसे खिंची खिंची सी थी। मैं दुल्हन बनी जब घर में आई तो उसने मुझसे बात करना भी गवारा नहीं किया था। उनकी पड़ोसन ही मुझे कमरे तक लाई थी। सुबह जब मैं कमरे से बाहर आई तब भी उसने मुझसे कलाम नहीं किया और नाश्ता बनाकर रख गई थी। मुझे बहुत हैरानगी थी कि मेरी नंद ऐसा क्यों कर रही है। मैंने आसफ से बात की तो वो बोले, जब से अम्मी का इंतकाल हुआ है वो ऐसे ही चुपचाप सी हो गई है, मुझसे भी बहुत कम बातचीत करती है। तुम आ गई हो ना तो सब ठीक हो जाएगा। मैंने सोचा कि शायद अलीना बेचारी तन्हाई के सबब ऐसी हो गई है, इसलिए मैं उसकी दिलजोई करने की पूरी पूरी कोशिश करती थी। मगर मैंने नोटिस किया था कि मैं जब भी उसे बात करने की कोशिश करती तो वो मुझे रुखाई से जवाब देकर उठकर चली जाती थी। मुझे बहुत हैरत होती कि वो ऐसा क्यों करती है। शादी को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि मैंने महसूस किया कि हमारे घर में तरह तरह की औरतें आया करती थी। मेरी नंद उन्हें अपने साथ कमरे में ले जाया करती थी। मुझे नहीं मालूम था कि वो औरतें कौन थी। अगर वो मेरे शोहर के खानदान से होती तो मुझसे ही उन्हें मिलकर जाती। एक दिन मैं घर के कामों में मसरूफ थी जब एक औरत आई और बोली, मुझे बीबी जी से मिलना है। मैं बहुत हैरान हुई कि ये बीबी जी कौन है। मैं बोली, यहाँ तो कोई बीबी जी नहीं रहती। वो औरत हंसकर बोली, आप मजाक मत करें, दरअसल मैं उनकी दम की हुई इलायची लेकर गई थी। उनकी दुआ और अल्लाह के करम से मेरा शोहर मेरा गुलाम बन गया है। मैं जैसा कहती हूँ वो वैसा ही करता है। पहले तो मुझे इस बात बात पर मारता था, मगर जब से इलायची उसके दांत के नीचे रखी तो उन्हें तो मेरे सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। ये सब बातें मेरे लिए नई थी। इतनी देर में मेरी नंद भी अपने कमरे से बाहर आई थी। उसने मुझे औरत के साथ महू गुफ्तगू देखा तो वो घबरा गई थी। मैंने भी अपनी नंद के चेहरे से जाविये देखने के लिए कहा, लेकिन अलीना ये औरत किस बीबी जी से मिलने आई है। मैंने कहा भी कि हमारे घर में कोई औरत ऐसी नहीं है जो तावीज़ घंटे करती हो, मगर ये मानने को तैयार ही नहीं। तब ही वो औरत बोली, अरे यही तो है वो बीबी जी जिनकी वजह से मेरा उजड़ता हुआ घर फिर से बस गया है। अलीना घबरा गई और इस औरत का हाथ पकड़कर अपने साथ अपने कमरे में ले गई थी। फिर वो दोनों तकरीबन घंटे बाद ही कमरे से निकली थी। जब वो औरत घर से निकल गई तो मैंने अलीना को आड़े हाथों लिया। मैं बोली, अलीना ये सब क्या है, ये किस किस्म की औरतें हमारे घर आती हैं। मेरी बात सुनकर अलीना चिढ़कर बोली, भाभी आपके आने से पहले ये घर मेरा और मेरे भाई का था। आपके आने के बाद मेरा इस घर से हिस्सा कम नहीं हो गया। मैं जो मर्जी चाहूँ करूँ। मैं आपको अपने मामलात में दखल अंदाजी करने की इजाज़त नहीं देती। मैं तो अपने नंद की बात सुनकर ही दंग रह गई थी। मैं बोली, अलीना ये घर कल भी तुम्हारा था और आज भी तुम्हारा है। कल को अगर तुम शादी करके इस घर से रुखसत हो गए तो भी इस घर में तुम्हें कोई बेदखल नहीं कर सकता। वो बोली, ये बात तो अपने दिल से निकाल ही दे कि मैं इस घर से शादी करके चली जाऊंगी। मैं हमेशा इस घर में रहूंगी और आपके सीने पर सांप बनकर लूटूंगी। मैं तो अलीना की जहनीयत देखकर दंग रह गई थी।
वो कितनी अजीब सी बातें कर रही थी। खैर जब शाम में आसफ काम से वापस आए तो मैंने उनके साथ इस बात का जिक्र किया था। मैं बोली, आसफ, क्या आप अलीना की सरगर्मियों से वाकिफ हैं? वो मुझे अजीब सी निगाहों से देखने लगे थे। फिर बोले, समरीन, क्या हुआ है मेरी बहन की सरगर्मियों को? एक बात याद रखना, कभी भूल कर भी मेरी बहन के मतलब कोई गलत बात ना कर देना। ये ना हो बाद में तुम्हें पछताना पड़े। मैं तो आसफ की बात सुनकर ही दंग रह गई थी। न जाने ये बहन भाई मेरी बात का गलत मतलब क्यों ले लेते थे। मैं चुप कर गई थी। खैर हमारे घर में वही सब कुछ होता रहता था। मैं सुबह से उठकर घर के कामकाज में जुट जाती थी, जबकि नन सारा दिन अपने कमरे में ही रहती, मगर जैसे ही कोई औरत उससे मिलने आती तो वो झट से अपने कमरे में निकल आती थी। जब भी कोई औरत हमारे घर आती तो मैं जानबूझकर इन दोनों के इर्द गिर्द रहती थी। मैं उस जगह से थोड़ी दूर बैठकर सब्जी बनाने लगती तो कभी कुछ और काम करने लगती। मेरा मगर मेरा असल मकसद उनकी बातें सुनना होता था। इन सब का मकसद किसी किस्म की टो नहीं लेना था। मैं बस ये जानना चाहती थी कि मेरी नंद किस किस्म की औरतों के साथ उठती बैठती है। और फिर क्या हर औरत का काम बन जाया करता है, या एक आध औरत किसी किस्म की कंप्लेन भी लेकर आती है। मगर मेरी हैरत की इंतहा रहती जब मैं ये देखती कि आने वाली हर औरत मेरी नंद के सामने झुकती चली जाती थी। उनके वजूद से अलीना के लिए अकीदत झलकती थी और वो उसके हाथ चूम कर ढेरों दुआएं देती थी। मैं शशोपन में मुब्तला थी कि आखिर मेरी नंद के हाथ ऐसा कौन सा जादू लग गया है। मुझे फिक्र सिर्फ इस बात की थी कि कहीं वो जादू के चक्कर में तो नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि जादू सब कुछ तबाह बर्बाद कर देता है, बसे बसाए घर उजाड़ कर रख देता है। मैंने सोचा कि किसी तरह अलीना के साथ दोस्ती कर लूं, इसलिए आज मैं चावल बनाने लगी तो जल्दी से नंद को आवाज़ दी। मैं बोली, अलीना, मेरे काम में ज़रा मेरी मदद कर दो। थोड़ी देर बाद ही वो अपने कमरे से निकल आई थी। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस बैठकर प्याज काटने लगी थी। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि अलीना ने मेरी बात सुनी थी, मेरी बात की लाज भी रखी थी। मैं भी चावल उसके पास ले गई और चुनने लगी थी। मैं बोली, अलीना, तुम्हें मालूम है कि मेरी कोई बहन नहीं थी। हमेशा से ही मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मेरी कोई बहन होती, तो मैं इससे बातें किया करती, उसकी सुनती, कुछ अपनी कहती। भाइयों का प्यार भी अच्छा होता है, मगर मैं अपने दिल की हर बात तो उनसे नहीं कर सकती थी ना। इसलिए जब मुझे पता चला कि आसफ की एक बहन है तो मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने नंद के साथ बहुत गहरी दोस्ती बनाकर रखूंगी, बिल्कुल बहनों की तरह मान दूंगी। अलीना के प्याज काटते हाथ एकदम से रुक गए थे। वो बोली, भाभी, आप सच कह रही हैं? उसकी आंखों में उम्मीद थी। मैंने जल्दी से इस बात में सर हिला दिया और बोली, तो और क्या, सच ही तो कह रही हूँ। अलीना बोली, लेकिन इन गुजरे दिनों में आपने तो मुझसे दोस्ती करने का बिल्कुल कोशिश भी नहीं की। अब मैं उसे क्या कहती कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुम ही मुझसे दूर दूर भागती रही हो। मैं ऐसा नहीं कह सकती इसलिए बोली अलीना, आज मैंने तुम्हें अपने पास इसी मकसद के लिए बुलाया है। वो एकदम उठकर खड़ी हो गई और वो बोली, भाभी, अब बहुत देर हो गई है, मैं आपसे दोस्ती नहीं कर सकती। वो उठकर एक बार फिर से अपने कमरे में चली गई थी। मैंने सोचा कि चलो एक बार मैंने इस तक अपनी नेक ख्वाहिशात तो पहुंचा दी हैं, बाकी की सर्द बर्फ भी पिघल जाएगी। रात में जल्दी ही सो गई थी क्योंकि मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही थी। रात प्यास की शिद्दत से आंख खुल गई थी। पानी का जग देखा तो वो भी खाली था, क्योंकि रात जल्दी सो जाने की वजह से मैं वो भी भर नहीं पाई थी। मैं उठकर किचन की तरफ बढ़ गई। जैसे ही मैंने किचन में कदम रखा, मुझे घर का गेट खुलने की आवाज़ सुनाई दी थी। मैंने जल्दी से किचन की लाइट बंद कर दी थी, इस खौफ के तहत कि शायद हमारे घर में कोई चोर घुस आया है। जाहिर सी बात है, अगर किचन की लाइट जल रही होती तो वो मुझ पर हमला आवर हो जाता। मैं दरवाजे के पीछे छुपी खड़ी थी। मेरी नजरें बाहर की जानिब टिकी हुई थी। अंधेरे को चीरता हुआ एक साया आगे बढ़ रहा था। उसने चादर उतार दी थी, तो मैं ये देखकर मेरी रूह लरस गई थी कि उस वक्त बाहर से आने वाला कोई चोर नहीं बल्कि घर की बेटी अलीना थी, जिसके मतलब ये मशहूर था कि वो बहुत इबादत गुजार है, नेक और परहेजगार है, जिसकी तारीफें करते हुए मेरा शोहर नहीं थकता था। औरतें झुक झुक कर इसका हाथ चूमती थी। मेरा दिल तो चाह रहा था कि मैं बाहर निकलकर इसे आड़े हाथों ले लूं और पूछूं कि वो रात के इस पहर कहाँ से आ रही है, मगर मुझ में हिम्मत न हुई। मैं नहीं चाहती थी कि अपनी नंद को नंगे हाथों पकड़ूं। मैं नहीं चाहती थी कि एक लड़की बदनाम हो जाए। वो अपने कमरे में चली गई तो मैं बाहर निकल आई थी।
मैं भी अपने कमरे में चली गई, मगर फिर सारी रात सो नहीं सकी थी। मुझे अलीना की टेंशन अंदर ही अंदर से खाई जा रही थी। सुबह फजर की नमाज पढ़कर वह सो गई थी। मैं कितनी देर सोती रही, मुझे कुछ खबर नहीं हुई थी। मेरी आंख तब खुली जब मुझे किसी ने झंझोड़ कर उठा डाला था। मैं हड़बड़ा कर उठकर बैठ गई। सामने अलीना खड़ी थी। वो गुस्से से बोले, भाभी आप यहाँ पर घोड़े गधे बेच कर सो रही हैं। आपको इतना भी मालूम नहीं है कि मैं सारी सारी रात इबादत में मसरूफ रहती हूँ और सुबह मुझ पर नकाहत तारी होती है। मैं घर के काम काज नहीं कर सकती। दिल तो चाह रहा था कि मैं अलीना से पूछूं, ऐसी कौन सी इबादत है जो तुम घर से बाहर जाकर करती हो, मगर मैं ऐसा वैसा कुछ न बोली क्योंकि मैं इस मामले को बहुत एहतियात से हैंडल करना चाहती थी। इसलिए मैं उठ बैठी और बोली, अलीना माफ करना, बस आज आंख नहीं खुली। वो पूं पटकती कमरे से बाहर निकल गई थी। मैं बाहर निकली तो ये देखकर हैरान रहेगी कि दिन चढ़ आया था। मैं जल्दी से किचन में चली गई और कामकाज में मसरूफ हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद हमारे घर एक औरत आई। वो अलीना के पास जाकर बैठ गई थी। कहने लगी, बीबी जी, मेरा शोहर मुझे बहुत मारता है। मेरे घर तीसरी बेटी की पैदाइश हुई है तो वो कहने लगा है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। बीबी जी मेरा घर बचा ले। मेरी सास मेरा घर उजाड़ने के दर पर है। अगर शोहर ने तलाक दे दी तो मैं क्या करूंगी? मैं और मेरी बच्चियां तो दर दर की ठोकरें खाती फिरेंगी। तब मेरे कानों में अलीना की भीगी हुई आवाज पड़ी थी। वो बोली, मर्द कितने बुरे होते हैं ना, लेकिन तुम फिक्र ना करो, ये इलायची पकड़ो, मीठे में पकाकर अपने शोहर को खिला देना। वो औरत दुआएं देती हुई उठकर अपने घर चली गई। मैं बाहर निकली तो अलीना को रोते हुए पाया था। मैं बोली, अलीना क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? वो बोली, भाभी ये मर्द ज्यादा बुरे होते हैं, औरत को इंसान ही नहीं समझते। मैं उसकी इस बात से मुतफिक नहीं थी। मैं बोली, अलीना जैसे कुछ औरतें बुरी होती हैं, बिल्कुल वैसे ही कुछ मर्द भी बुरे होते हैं, मगर हम किसी एक आदत की वजह से सबको बुरा तो नहीं ना कह सकते। मेरी बात सुनकर वो एकदम गुस्से में आ गई और बोली, भाभी आपको तो मेरी हर बात से इख्तिलाफ होता है। इससे पहले कि मैं अपनी कोई सफाई पेश करती, वो उठकर चली गई। अलीना का मिजाज धूप छाँव जैसा था। कभी वो बहुत अच्छी होती थी तो वो कभी बहुत ज्यादा बदतमीज बन जाया करती थी, मगर मैं इसके मिजाज के उतार चढ़ाव को नजरअंदाज कर दिया करती थी। हमेशा बड़ी बनकर इसके लाड उठाती थी। जब कभी मुझ पर गुस्सा जब कभी मुझे इस पर गुस्सा भी आ जाता और दिल करता कि लीना के सारे करतूत उसके भाई को बता दूं, तो एकदम से मुझे ये ख्याल आ जाता कि अगर मेरी कोई भाभी मेरे भाई को मेरे खिलाफ कर देती तो मेरा क्या होता। ये सब बातें सोचकर मैं चुप कर जाया करती थी। मैं हर रात अलीना का पहरा देती रहती थी कि वो फिर से कहीं तो नहीं जा रही, मगर इस रात के बाद वो घर से नहीं निकली। मुझे कुछ तसल्ली हो गई थी। चंद दिन बाद वही औरत हमारे घर आई जिसके हाथ तीसरी बेटी की पैदाइश थी और अब उसका शोहर तलाक देने वाला था। वो जैसे ही हमारे घर आई अलीना के कदमों में गिर गई थी और कहने लगी, बीबी जी आपकी करामत को मान गई हूँ। अगर आप ना होती तो मुझे आज तलाक हो जाती। मैं जिस दिन आपके घर से गई उसी दिन इलायची अपने शोहर को खिला दी। फिर तो हमारी काया ही पलट गई। आपकी इलायची ने तो जादू की मानत काम किया है। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं तो दंग रह गई थी। मुझे इस चीज़ की हरगिज़ तवक्को नहीं थी कि इस औरत का उजड़ता हुआ घर बच जाएगा। अब मुझे तजस्सुस होने लगा कि आखिर इस इलायची में ऐसा क्या है। मैंने सोच लिया था कि मैं हर कीमत पर इस रात से पर्दा उठा कर रहूंगी। जैसे ही शाम हुई, मेरी नंद किचन में काम करने लगी थी। मैं चोरी छुप के इसके कमरे में चली गई। मैं बहुत घबराई हुई थी कि अगर अलीना कमरे में आ गई तो वो तूफान खड़ा कर देगी। इसलिए मैं डरती डरती सारी चीजें चेक कर रही थी। अल्लाह का करम था कि मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल दरपेश नहीं आई। इलायची मुझे जल्दी ही मिल गई थी। मैं वो इलायची लेकर अपने कमरे में चली गई। फिर घर के काम काज करती रही, लेकिन मुझसे रात तक का इंतज़ार नहीं हो रहा था। इसलिए मैं अपने कमरे में गई और इलायची उठाकर अपने दांत के नीचे रख ली थी। अभी 10 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मैं सातवें आसमान पर झूल रही हूँ। जी चाह रहा था कि इलायची खाती ही रहूं। अजीब तरह के चक्कर आने लगे थे मुझे। जैसे ही आसफ घर आए, वो मुझे दुनिया के सबसे ज़्यादा प्यारे इंसान लगने लगे थे। मैंने उनका हाथ थाम लिया और बोली, आसफ मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, आपके बगैर नहीं रह सकती। आसफ बोले, सबरीन क्या हो गया है तुम्हें? अलीना पास खड़ी है, कुछ तो हया करो।
मैं गुस्से से बोली, मैं अपने शोहर से इजहार मोहब्बत कर रही हूँ, इसमें हया की क्या बात है। आसफ एक बहुत अच्छे आसफ आप बहुत अच्छे हैं, देखिए आपकी आंखें कितनी प्यारी हैं। मैं न जाने क्या क्या बोलती जा रही थी। फिर मेरी आंखें बंद होने लगी थी और मैं सो गई। सुबह आंख खुली तो हर चीज घूमती हुई महसूस हो रही थी। सर में इस कदर दर्द था कि कोई हद नहीं। मुझे बार बार उल्टी भी आ रही थी। मैं शावर लेने लगी कि शायद मेरी तबीयत संभल जाए। मैं कमरे से बाहर आई तो सामने ही आसफ बैठे थे। वो मुझे गुस्से से घूर रहे थे। वो बोले, कल रात तुम्हें क्या हुआ था? मैंने एकदम अलीना की तरफ देखा था। इस चेहरे पर इल्तिजा थी। मैं चुप कर गई। आसफ अब मुझ पर चीख रहे थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मैं चुप रही थी। आसफ मुझ पर गुस्सा करके घर से बाहर निकल गए थे। मैं जल्दी से अलीना की जानिब बढ़ी और बोली, अलीना इस इलायची में क्या था? वो रोने लगी और बोली, भाभी इसमें मेरा इंतकाम था। मैं हैरत से बोली, मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझ पाई। अलीना बोली, मैं आपको बताती हूँ। दरअसल आज से 1 साल पहले जब मैं कॉलेज जाया करती थी, तब वहाँ मुझे एक लड़का बहुत अच्छा लगने लगा था। वो हमारे कॉलेज की कैंटीन पर काम करता था। मुझे चीज़ें डिस्काउंट में दे दिया करता था। मुझे इल्म था कि वो भी मुझे पसंद करता है। एक दिन मैं कैंटीन से चीज़ें लेने गई तो इसने टिश्यू पेपर पर मुझे अपना नंबर लिख कर दिया था। मेरा दिल बुरी तरह से धड़कने लगा था। मैंने घर जाते ही ज़ीशान को फ़ोन किया था। तब से हमारी दोस्ती का सिलसिला निकल पड़ा था। हम सारी सारी रात फ़ोन पर बात किया करते थे। मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ तो ज़ीशान मुझसे मिलने की ज़िद करने लगा। मैं उसे मना करती रही, मगर उसकी ज़िद के आगे हार मान गई। मैंने उसे रात गए अपने घर बुला लिया था। भाई तो अपने कमरे में होते थे, जबकि अम्मी बीमार रहा करती थी। वो रात में दवा खाकर सो जाती तो सुबह फजर के वक्त ही उठा करती थी। वो रात बहुत हसीन थी जब मेरा महबूब मेरे सामने था। वो कहने लगा, अलीना हम दोनों छुपकर निकाह कर लेते हैं ताकि हमारा रिश्ता हलाल हो जाए। मुझे जीशान की ये बात बहुत अच्छी लगी थी। वो कितना अच्छा इंसान था ना, जो मेरे बारे में अच्छी सोच रखता था। इसलिए हम दोनों ने छुपकर निकाह कर लिया। अब ज़ीशान हर रात हमारे घर आने लगा था। हम दोनों ढेरों बातें किया करते थे। ज़ीशान चाहता था कि जब हम निकाह जैसे मुकद्दस बंधन में बंध ही चुके हैं तो हमें अपने रिश्ते की इब्तिदा कर लेनी चाहिए, जबकि मैं चाहती थी कि हम दोनों रुखसती का इंतज़ार करें। फिर ज़ीशान मेरे लिए हर रात मीठा लाया करता था। वो मीठा खाने के बाद मेरी भी वही हालत हो जाती थी जो आजकल आपकी हुई थी, यानी मैं अपने होश से बेगाना हो जाती थी। यूं ही 1 हफ्ता गुजर गया। मेरी रूह तब कांपी जब मुझे पता चला कि मैं हामिला हो चुकी हूँ। मैंने ज़ीशान से बात की तो वो मुस्कुराकर बोला, ये तो बहुत खुशी की बात सुनाई है तुमने मुझे। मैं बारात लाने का बंदोबस्त करता हूँ। लेकिन फिर वो हमारे घर नहीं आता था। मुझे हर रात कुछ मीठा खाने की ख्वाहिश होती थी। मैं जान न सकी कि ऐसा क्यों होता है। एक शब मैंने ज़ीशान को फ़ोन करके घर बुलाया तो वो हमारे घर आ गया। मैंने उससे पूछा कि तुम मेरी बारात कब ला रहे हो? वो बात को घुमाता रहा। मैंने पूछा कि आज मेरे लिए मीठा क्यों नहीं लाए? तो उसके चेहरे पर मकरू मुस्कुराहट फैल गई थी। वो बोला, मीठा तो याद नहीं रहा, तुम ये इलायची चबाओ, ये भी वैसा ही काम करेगी। मेरा दिल धक से रह गया था। मैं जान गई थी कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो ज़रूर थी। मैंने बहाना किया कि वो इलायची मैंने खा ली है, जिसके जबकि ऐसा नहीं था। मैंने वो अपने पास छुपा ली थी। फिर मैंने ज़ीशान को ये कहकर वापस भेज दिया था कि जब तक तुम बारात नहीं लाओगे मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी। ज़ीशान चुप कर गया था। वो वापस चला गया। अगले दिन मैं लेबॉर्ट्री में वो इलायची लेकर गई तो पता चला कि इसमें तो एक घटिया सा नशा रखा गया है। मेरी रूह कांप गई थी। इन्हीं दिनों अम्मी का इंतकाल हो गया था। मुझ पर बहुत बड़ा गम टूट पड़ा था। फिर इतने इतने मेहमान भी संभालना पड़ते थे। मुझे पता ही नहीं चला आज मेरा हमल ज़ाया हो गया था। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया था। मैंने फिर से ज़ीशान को फ़ोन किया और कहा कि मुझे रुखसत करके ले जाओ। तो वो हंसकर बोला, तुम जैसी लड़की जो अपने घर वालों को धोखा देकर मुझे घर बुला सकती है, तो फिर कल वो अपने शोहर को धोखा देकर किसी और को भी बुला सकती है। मुझे तुम जैसी लड़की से शादी नहीं करनी। उसने मुझे फ़ोन पर ही तलाक दे दी थी। उसके अल्फाज मेरे मुंह पर तमाचा बनकर पड़े थे। फिर मैं इसी गम में घुलती गई। मुझे मर्ज़ात से नफ़रत हो चुकी थी। हमारी एक पड़ोसन थी, इसको शोहर बहुत मारता था। मैंने वो इलायची उठाकर पड़ोसन को दे दी और कहा कि अपने शोहर के दांत के नीचे रख देना।
उसने मीठे में पकाकर शोहर को दी तो शोहर उसका गुलाम बन गया। हर वक्त अपनी बीवी की शान में कसीदे पढ़ता रहता। उसने आसपास की औरतों से भी मेरी दी हुई इलायची का जिक्र किया था। सब वो इलायची हासिल करने के लिए मेरी मिन्नत समाज किया करती थी। मैंने उनकी मदद करने का सोचा और रात के अंधेरे में घर से निकल जाती और वो नशा खरीद कर ले आती। वो इलायची में भर कर दे देती तो सबका काम बन जाता था। मैं बोली, अलीना, वो इलायची तो मुझे भी देना, मैंने तुम्हारे भाई को देनी है। अलीना के चेहरे पर जर्दी फैल गई थी। वो बोली, भाभी ये अच्छी नहीं है। मैं बोली, तो फिर तुम लोगों के साथ ये सब क्यों करती हो और उन्हें क्यों देती हो? वो रोने लगी थी। बोली, मैं मजबूर हूँ। मैंने अलीना से कहा कि मैं ये सब तुम्हारे भाई को बता दूंगी। अगर तुम नहीं चाहती कि ऐसा हो तो फिर तुम अब किसी को भी इलायची नहीं दोगी जो तुम्हारे पास आएगा। तुम इसे दुरूद शरीफ का वजीफा बताओगी। अलीना, तुम जानती हो क्या, दुरूद शरीफ हमारी सब मुसीबतों को बहा कर ले जाता है। ये बहुत मीठी सी चीज़ है। अलीना रोने लगी थी। वो बोली, मैं आज अपने गुनाहों और जुर्म से तौबा करती हूँ। इस दिन के बाद अलीना ने सच में इस काम से तौबा कर ली थी। वो किसी को भी अब इलायची नहीं देती थी। अलीना हर किसी को दुरूद शरीफ पढ़ने का वजीफा बताती तो इससे भी उनकी मुश्किलात दूर हो जाती। मैंने एक माकूल सा रिश्ता देकर अलीना की शादी करवा दी। अब अलीना अपने घर में बहुत खुश है। वो जब भी मुझसे मिलने आती तो मेरे गले रख कर रोती और कहती कि भाभी, आपने सही बहन होने का फ़र्ज़ अदा कर दिया है।